हम लोगों ने पिछले टर्न पे 3 प्रकार के 4 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। आज इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इन पे लगने वाले बल के बारे में, वैद्युत बल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 19 टॉपिक आता है रैखिक आवेश वितरण के कारण वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। क्लियर? और ये मान लिया कोई यानी ये लीनियर यानी एक रेखा में चार्ज का क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, अब इसके कारण मान लिया हमें इस P बिंदु पर, इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस बिंदु, इस पॉइंट P पर हमें जो है वैद्युत बल की क्या करनी है, गणना करनी है। हमें वैद्युत बल का मान निकालना है। ठीक है, तो अब यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो इसके लिए हम शुरुआत कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि इसका एक छोटा सा भाग, ये जिसकी लंबाई, इस पूरे की लंबाई जो है, पूरी लाइन की जो लंबाई है वो L है, लेकिन इस छोटे से भाग की लंबाई हम लोग क्या लेंगे, DL। कितनी मान लिया, DL। और इस पूरी लाइन पे चार्ज कितना था, Q। तो बेटा इस पर कितना होगा आपका, मान लिया DQ है। ठीक है, अब इस अल्प भाग, या हम ये कहें छोटा सा भाग, यानी कि सम पार्ट, जो ये आपका लीनियर लाइन का ये जो चार्ज का छोटा सा भाग है, तो यानी कि सम पार्ट है, इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो मान लिया r डैश वेक्टर है। क्लियर? तथा इस पॉइंट P की ओरिजिन से जो डायरेक्शन है वो आपकी होगी r वेक्टर मान लिया। ठीक है, अब हमें इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो इसके लिए क्या करें, एक टेस्टिंग चार्ज Q0 यानी एक परीक्षण आवेश हमें P बिंदु पर लाना होगा। अब इसको यहाँ से मिला लेते हैं। तो इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से P बिंदु तक की दूरी कितनी होगी, वेक्टर के पदों में अगर हम लोग निकालें तो क्या निकल कर आएगी, r माइनस r डैश वेक्टर। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा निकालना, r माइनस r डैश वेक्टर। क्लियर? अब कूलाम के नियमानुसार एक आवेश आपका ये हो गया, एक आवेश ये हो गया, तो वेक्टर फॉर्म में इनके कारण, इन दोनों यानी आवेशों के कारण लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी चूंकि इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमने छोटा सा पार्ट लिया हुआ है, सम पार्ट लिया हुआ है, इसलिए इस पे लगने वाला बल अगर हम लोग क्या लेंगे, F ना लेकर DF लेंगे। तो DF बराबर आप लोगों ने क्या सूत्र पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पढ़ा था। तो यहाँ पर ये छोटे से पार्ट पे अभी मैंने आपको चार्ज पढ़ाया था, कितना होगा बेटा, DQ। और दूसरा ये कितना है, DQ इंटू Q0 अपॉन, बेटा ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर लिखेंगे, इसको मॉड लगा लें तो r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर का मॉड का क्यूब, और ऊपर यही वेक्टर r माइनस r डैश।
पिछले वाला पलट कर आप देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने वेक्टर फॉर्म में वैद्युत बल का मान पढ़ाया था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R क्यूब। वहाँ पर R लिख दिया था, क्यों? क्योंकि उसका अदिश फॉर्म था। यहाँ वेक्टर से मॉड ले लिया है, वेक्टर का मॉड निकालना भी फर्स्ट में पढ़ चुके होंगे। तो इस मॉड का क्यूब इंटू वेक्टर R माइनस R डैश वेक्टर का, ये जो है आपका क्या होगा, वेक्टर होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। DF का मान निकल कर आ गया हमारा। अब ये केवल जो निकला है, यहाँ पर DQ की वैल्यू भी हम लोग रख सकते हैं। हम लोगों ने कल लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी लैम्डा बराबर, तो लैम्डा बराबर क्या होगा, DQ अपॉन DL, क्योंकि केवल पार्ट के लिए है, या DQ बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू DL। बोलिए, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब ये मान यहाँ रखते हैं, DF इज इक्वल टू आपका क्या फार्मूला निकल के आ गया, 1/4πε0 DQ की जगह आ गया लैम्डा DL Q नॉट R माइनस R डैश का वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R माइनस R डैश मॉड का होल क्यूब। ठीक है। अब अगर हम इस पूरे लीनियर चार्ज के कारण निकालना है, तो इसका जो पूरा निकालने का जो तरीका होगा वो अभी आगे चल के इंटीग्रेशन मैथ्स में पढ़ेंगे। तो इस मैथ्स के द्वारा हम पूरा के पूरे इस लीनियर चार्ज के कारण इस P बिंदु पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, टोटल बल आ गया, इसलिए F ले लिया। F बराबर, अब इसमें जो कांस्टेंट हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर कर लिए जाते हैं। तो कौन कौन से कांस्टेंट हैं, एक तो आपका Q नॉट है, इस पर हम कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। 4πε0 भी कांस्टेंट है। अब इसमें जो है आपकी जो कांस्टेंट नहीं है वो क्या क्या है, लैम्डा बचा, ये वेक्टर बचा, R माइनस R डैश का वेक्टर इंटू DL, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, बटे मॉड ऑफ R माइनस R डैश का क्यूब। और यहाँ पर एक छोटा सा L बना देते हैं, जो कि ये प्रकट करता है कि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण है। मेरे ख्याल से आर्टिकल समझ में आ रहा होगा। थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकता है, ये फोर्स की वैल्यू अगर पिछले वाले टर्न पे जो पढ़ाया था अगर भूल गए हो तो ये भले दिक्कत हो सकती है। तो उसमें आपको अगर पिछले टर्न वाला पलट के देख लें तो F बराबर 1 अपॉन, ये मैंने पढ़ाया था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R क्यूब इंटू R, यहाँ पर अगर मैंने 1-2 लिखा होगा तो यहाँ पे लिखा होगा R21 वेक्टर। ठीक है। तो Q देखिए उसी तरह से बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, Q1 की जगह पर DQ है, Q2 की जगह पर Q नॉट है। जैसे आवेश बदलेगा उसी तरह मान रखना होगा। वेक्टर यहाँ R21 था, यहाँ R माइनस R डैश है तो वो रखा है, नीचे उसी का मॉड आ जाता है। वहाँ पे मॉड R था, यहाँ पे मॉड R माइनस R डैश का होल क्यूब है। सेम बिल्कुल उसी तरह से हमको निकालना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पृष्ठ आवेश वितरण के कारण वैद्युत बल। सेम बिल्कुल जैसे मैंने अभी ऊपर पढ़ाया है आपको, उसी तरीके से सेम बिल्कुल मान लें ये कोई आपका एक सरफेस है और इस पर हमने क्या आवेश दिया हुआ है, प्लस आवेश, या इसे आवेशित किया है। ठीक है। इसका एक ये छोटा सा पार्ट ले लिया, इसको क्या नाम देंगे आप, DS। इस पर आवेश क्या लेंगे आप, DQ। ठीक है। इससे कुछ दूरी पर बिंदु P है जिस पर टेस्टिंग चार्ज लाएंगे Q नॉट। ये सेम उसी तरीके से ये डिस्टेंस आप मान लें R डैश वेक्टर, और इसकी ये मान लें, सॉरी इसकी थी R डैश वेक्टर और ये दूरी थी आपकी R वेक्टर।
तो ये दूरी कितनी निकल कर आएगी, r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर। सेम इसी तरह बिल्कुल ऊपर की तरह लगने वाला बल F वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, S, ऊपर लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, मैंने बताया था सिग्मा, जहाँ पर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंटू r माइनस r डैश वेक्टर, इंटू यहाँ क्या आएगा ds अपॉन इसी का मॉड आ जाएगा, r माइनस r डैश वेक्टर के मॉड का होल क्यू। यानी सेम बिल्कुल उसी तरीके से, बस वहाँ क्या कहते हैं लाइन थी, यहाँ पर आपका क्या आ गया है, सरफेस आ गया है। सेम इसी प्रकार से अब आते हैं पृष्ठ आवेश वितरण के कारण तो हो गया। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, आयतन आवेश वितरण के कारण लगने वाला वैद्युत बल। टॉपिक नंबर कौन सा है, 21। सेम बिल्कुल उसी प्रकार से, ये मान लिया ये आपका एक क्या है, स्फीयर यानी गोला है, और इसको हमने क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसी का एक छोटा सा पार्ट ये ले लिया, इसका क्या मान लेंगे, dv, और इस पर चार्ज क्या लेंगे, dq। इसकी ओरिजिन से दूरी क्या लेंगे आप, उसी तरह से r डैश वेक्टर। इससे कुछ दूरी पर बिंदु कौन सा है, p, जिस पर आप टेस्टिंग चार्ज क्या लाएंगे, q नॉट, और इसकी इससे दूरी क्या होगी, r वेक्टर। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर। क्लियर होगा मेरे ख्याल से। लगने वाले बल का भी मान बिल्कुल सेम ऊपर की तरह ही, F बराबर क्या होगा, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या आएगा V, और सिग्मा की जगह मैंने क्या बताया था आपको, रो। इसको क्या कहते हैं आप लोग, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ऊपर r माइनस r डैश वेक्टर, यहाँ क्या आएगा dv बटे मॉड ऑफ r माइनस r डैश वेक्टर का होल क्यू। लेकिन अगर पेपर में आ जाएगा तो जैसे मैंने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण निकाला है, उसी तरह सेम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पूरा सिद्ध करके दिखाएंगे। उसी तरह ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए भी सिद्ध करके दिखाएंगे, लगने वाले बल की या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान क्या होगा। इसके आगे का अध्ययन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये बता दूं, इसके बाद अपने नोट्स बना लें ढंग से, और बार बार इसको कई बार देख भी सकते हैं और बार बार अपना रिवीजन भी कर लें।